प्रिय विद्यार्थियों, व्याख्यानमाला की श्रृंखला में आज मेरे वक्तव्य का विषय है पाश्चात्य काव्य शास्त्र भाग 2। वैसे काव्य शास्त्र का ये 5वां भाग है। अब आपको इसके अंतर्गत या इस व्याख्यानमाला में पाश्चात्य काव्य शास्त्री जो हुए हैं उन्होंने जिस जिस सिद्धांत की प्रतिस्थापना की है उस पर आधारित ये प्रश्नमाला है। अब हम प्रश्नों की तरफ अग्रसर होते हैं। प्रथम प्रश्न है, लॉन्जाइनस ने किसे औदात्य का मूल आधार माना है? लॉन्जाइनस ने किसे औदात्य का मूल आधार माना है? उत्तर है कवि की प्रतिभा को। कवि की प्रतिभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिचर्ड्स काव्य का मूल्यांकन किस आधार पर करता है? रिचर्ड्स काव्य का मूल्यांकन किस आधार पर करता है? उत्तर है रागात्मकता से, पाठकों पर पड़े प्रभाव से। रागात्मकता से, पाठकों पर पड़े प्रभाव से। नेक्स्ट प्रश्न है, काव्य शास्त्र में अनुकरण का अर्थ है? काव्य शास्त्र में अनुकरण का अर्थ है। उत्तर है सादृश्य विधान के द्वारा। सादृश्य विधान के द्वारा मूल वस्तु का पुनर्आख्यान। सादृश्य विधान के द्वारा मूल वस्तु का पुनर्आख्यान। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉन्जाइनस का समय है। लॉन्जाइनस का समय है। उत्तर है तीसरी सदी। उत्तर है तीसरी सदी। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉन्जाइनस का संबंध है। लॉन्जाइनस का संबंध है अर्थात लॉन्जाइनस किस देश से संबंध रखता है या लॉन्जाइनस कहाँ का रहने वाला है? आपका उत्तर है यूनान से। यूनान से। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत किसने दिया? निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत किसने दिया? उत्तर है टी.एस. इलियट ने। टी.एस. इलियट ने। नेक्स्ट प्रश्न है, मिमेसिस का संबंध है। मिमेसिस का संबंध है। उत्तर है अनुकरण से। अनुकरण से। अगला प्रश्न है, द स्कार्ड वर्ड नामक कृति के रचयिता कौन है? द स्कार्ड वर्ड नामक कृति के रचयिता कौन हैं? उत्तर है टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट। नेक्स्ट प्रश्न है, परफेस टू लिरिकल बैलेड्स किस आलोचक की कृति है? किस आलोचक की कृति है? परफेस टू लिरिकल बैलेड्स किस आलोचक की परफेक्ट्स टू लिरिकल बैलेड्स किस आलोचक की कृति है? उत्तर है वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण भाषा में काव्य की गहन अनुभूतियों को व्यक्त करने की क्षमता नहीं होती। ग्रामीण भाषा में काव्य की
गहन अनुभूतियों को व्यक्त करने की क्षमता नहीं होती। यह कथन किसका है? ये कथन किसका है? उत्तर है कॉलरिज का। उत्तर है कॉलरिज का। नेक्स्ट प्रश्न, भाषा पर सर्वाधिक बल देता है। भाषा पर सर्वाधिक बल देता है। उत्तर है आपका रूपवाद। रूपवाद। रूपवाद भाषा पर सबसे ज़्यादा बल देता है। नेक्स्ट प्रश्न, द्वंद्वात्मक का भौतिक विकासवाद की विचारधारा देन है। द्वंद्वात्मक का भौतिक विकासवाद की विचारधारा देन है। उत्तर है मार्क्सवाद की। उत्तर है मार्क्सवाद की। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी की कौन सी कविता मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है? हिंदी की कौन सी कविता मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है? उत्तर है प्रगतिवादी। प्रगतिवादी। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्क्सवादी समीक्षक कौन कौन से हैं? मार्क्सवादी समीक्षक कौन कौन से हैं? उत्तर है डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त, प्रकाश चंद्र गुप्त, शिवदान सिंह चौहान, शिवदान सिंह चौहान। नेक्स्ट प्रश्न है, औदात्य आत्मा की महानता का प्रतिबिंब है। औदात्य आत्मा की महानता का प्रतिबिंब है। यह कथन किसका है? ये कथन किसका है? उत्तर है लॉन्जाइनस का। लॉन्जाइनस का। नेक्स्ट प्रश्न है, एक की अनुभूति सबकी अनुभूति बना देना कवि का संप्रेषण कौशल है। एक की अनुभूति सबकी अनुभूति बना देना कवि का संप्रेषण कौशल है। यह विचार किसका है? यह विचार किसका है? उत्तर है I.A. रिचर्ड्स का। I.A. रिचर्ड्स का। नेक्स्ट प्रश्न, गरिमामय रचना, गरिमामय रचना विधान तत्व माना गया है। तत्व माना गया है। उत्तर है औदात्य का। उत्तर है औदात्य का। नेक्स्ट प्रश्न है, विरेचन मूलतः किस शास्त्र से संबंधित है? विरेचन मूलतः किस शास्त्र से संबंधित है? उत्तर है चिकित्सा शास्त्र। चिकित्सा शास्त्र। यानी विरेचन का सिद्धांत जो है चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, विरेचन का अर्थ बताइए। विरेचन का अर्थ बताइए। उत्तर है रेचन। पहला है रेचन, फिर परिशुद्धि, उसके बाद निष्कासन। व्याख्या की है क्या है? विरेचन मूलतः किस शास्त्र से संबंधित है? चिकित्सा शास्त्र से। विरेचन का अर्थ है रेचन, परिशुद्धि, निष्कासन। निष्कासन। नेक्स्ट प्रश्न है,
अरस्तु ने विरेचन के सिद्धांत द्वारा किसकी व्याख्या की है? अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत के द्वारा किसकी व्याख्या की है? उत्तर है ट्रेजेडी नाटकों की। ट्रेजेडी नाटकों की। नेक्स्ट प्रश्न है, काव्य भाषा पर केंद्रित किया गया समीक्षा में नई संप्रेषण तभी पूर्ण होता है। प्रश्न है, काव्य भाषा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। काव्य भाषा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उत्तर है नई समीक्षा। उत्तर है नई समीक्षा। काव्य भाषा पर नई समीक्षा में ध्यान केंद्रित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संप्रेषण तभी पूर्ण होता है जब विषय रोचक और रमणीय होता है। यानी संप्रेषण कब पूर्ण होता है? दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं संप्रेषण कैसे सार्थक होता है? आपका उत्तर है जब विषय रोचक और रमणीय होता है। जब विषय रोचक और रमणीय होता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्रोचे किस कलाकृति को नैतिक बंधनों से मुक्त मानता है? क्रोचे किस कलाकृति को नैतिक बंधनों से मुक्त मानता है? उत्तर है अमूर्त कलाकृति से। अमूर्त कलाकृति से। नेक्स्ट प्रश्न है, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की व्याख्या की। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की व्याख्या की। प्रश्न कहने का भाव यह है कि अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की किसने व्याख्या की है, या अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के व्याख्याता कौन है? उत्तर है प्रोफेसर मरे। प्रोफेसर मरे। अवरक्राम्बी। अवरक्राम्बी। अवर को लिखोगे ए व रे, क्रा कै के नीचे रे, आधा में और बी क्राम्बी। ये दोनों विदेशी काव्य शास्त्री हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लैक कमर हैं। ब्लैकमर हैं। उत्तर है नए समीक्षक। ब्लैकमर लिखेंगे आधा बै, ले के ऊपर एक की मात्रा, कै मैर। ब्लैकमर हैं नए समीक्षक। नेक्स्ट प्रश्न है, कलात्मक अनुभूति का क्षेत्र क्रोचे के अनुसार होता है। कलात्मक अनुभूति का क्षेत्र क्रोचे के अनुसार होता है। आपका उत्तर है विस्तृत। विस्तृत। नेक्स्ट प्रश्न, कल्पना को नैतिक शक्ति किसने माना है? कल्पना को नैतिक शक्ति माना है। उत्तर है शैली। शैली। नेक्स्ट प्रश्न है, काव्य की आत्मा के रूप में कल्पना शक्ति की प्रतिष्ठा किसने की? काव्य की आत्मा के रूप में कल्पना शक्ति की प्रतिष्ठा किसने की है? उत्तर है एस.टी. कॉलरिज। एस.टी. कॉलरिज। नेक्स्ट प्रश्न है, यथार्थवादी विचारधारा का जन्म कौन सी शताब्दी में हुआ? यथार्थवादी विचारधारा का जन्म कौन सी शताब्दी में हुआ? उत्तर है 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी। नेक्स्ट प्रश्न है, यथार्थवाद के प्रवर्तक हैं।
यथार्थवाद के प्रवर्तक हैं? उत्तर है बेंथम, मिल, न्यूटन। बेंथम, मिल, न्यूटन। बेंथम लिखा जाएगा बे, ए की मात्रा, अनुस्वार थे और मैं, मिल, मैं के छोटी की मात्रा ले। इसके बाद न्यूटन, ने, ये, बड़े ऊ की मात्रा और टन, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य में उदात्तवाद के विरोधी पक्ष के रूप में रोमांटिसिज्म का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? यथार्थवाद के, नहीं ये तो हो गया है। साहित्य में उदात्तवाद के विरोधी पक्ष के रूप में रोमांटिसिज्म का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? उत्तर है फ्रीड्रिख शेलेगेल। फ्रीड्रिख शेलेगेल। कैसे लिखोगे? फे, बड़ी की मात्रा नीचे रे, फ्री, डे के छोटे की मात्रा नीचे रे और खे, फ्रीड्रिख। डे के नीचे जैसे राष्ट्र में रे लगाते हैं ऐसे आपने डे के नीचे रे लगाना है। शेलेगेल, शलगो, ये शलजम वाला आधा शय, ले के एक मात्रा, गे के एक की मात्रा और ले, शेलेगेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्यिक प्रयोगों से पहले फ्रांसीसी दृष्टि से रोमांटिक का अर्थ है। रोमांटिक का अर्थ है, उत्तर है सहनशील, भावनाशील, कल्पनाशील। सहनशील, भावनाशील, कल्पनाशील। नेक्स्ट प्रश्न है अभिव्यक्तिवाद के संबंध में स्वच्छंदतावाद का कथन है। अभिव्यक्तिवाद के संबंध में स्वच्छंदतावाद का कथन है। उत्तर है सब नियम और रूढ़ियाँ तोड़ डालो। सब नियम और रूढ़ियाँ तोड़ डालो। नेक्स्ट प्रश्न है स्वच्छंदतावाद की अत्यंत प्रमुख प्रवृत्ति है। स्वच्छंदतावाद की अत्यंत प्रमुख प्रवृत्ति है। उत्तर है व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद। नेक्स्ट प्रश्न है पागल, प्रेमी और कवि तीनों कल्पना से ओतप्रोत रहते हैं। ये कथन किसका है? पागल, प्रेमी और कवि तीनों कल्पना से ओतप्रोत रहते हैं। यह कथन किसका है? उत्तर है शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन समालोचना की सबसे बड़ी विशेषता है। समालोचना की सबसे बड़ी विशेषता है, क्या है? तटस्थता। तय, टे, आधा से, थे और ता, तटस्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य शुक्ल की समालोचना पद्धति की सबसे प्रमुख विशेषता है। आचार्य शुक्ल की समालोचना पद्धति की सबसे प्रमुख विशेषता है। उत्तर है शास्त्रानुसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्ल पद्धति के प्रमुख आलोचक हैं। शुक्ल पद्धति के प्रमुख आलोचक हैं। उत्तर है डॉक्टर श्याम सुंदर दास।
यानी आचार्य शुक्ल जी ने जो पद्धति समीक्षा के लिए, आलोचना के लिए अपनाई थी, उसके प्रमुख हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबल मनोभावों का सहज उच्छलन ही कविता है। प्रबल मनोभावों का सहज उच्छलन ही कविता है। यह किसकी काव्य परिभाषा है? यह किसकी काव्य परिभाषा है? उत्तर है वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट प्रश्न है, विखंडन की अवधारणा का संबंध किस वाद से है? विखंडन की अवधारणा का संबंध किस वाद से है? उत्तर है संरचनावाद। संरचनावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य में उदात्त तत्व को सर्वाधिक महत्व किसने दिया? सर्वाधिक महत्व किसने दिया? उत्तर है लोनजाइनस ने। नेक्स्ट प्रश्न है, रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम क्या है? रस सूत्र के सही व्याख्याकारों का क्रम क्या है? उत्तर है भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त। फिर से देखना, भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पाश्चात्य काव्य शास्त्रीय चिंतकों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? कालानुसार सही क्रम कौन सा है? यानी पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत पहले कौन से काव्य शास्त्री आएंगे, उनका क्रम आपको बताना है, सीरीज में बताना है। आपका आंसर है, सबसे पहले आपके आते हैं अरस्तु, कोलरिज, जॉन करो रेंसम, I.A. रिचर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन हैं? विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन हैं? उत्तर है देरिदा। देरिदा जी ने विखंडनवाद का प्रवर्तन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य में निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत की स्थापना किसने की? काव्य में निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत की स्थापना किसने की? उत्तर है T.S. इलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजना शक्ति का कार्य क्या है? व्यंजना शक्ति का कार्य क्या है? उत्तर है मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना। मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना। कहने का भाव क्या है? जो मुख्य बात है उसके अंदर जो अर्थ छिपा हुआ रहता है उसको व्यक्त करने का कार्य व्यंजना शब्द शक्ति करती है। अब विद्यार्थियों, आपको मैं बताती हूँ कि जो पाश्चात्य काव्य शास्त्री हैं उन्होंने अपने समय में जो ग्रंथ लिखे हैं और उन ग्रंथों का लिखने का समय क्या है, इस आधार पर भी मैंने कुछ प्रश्नों की संरचना की है। देखो, एक प्रश्न के अंदर आपसे 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें कौन से सूत्र का प्रतिपादक कौन है, उसका समय क्या है, या उस कथन का प्रतिपादक कौन है। अब हम
पहले काव्यशास्त्री ग्रंथ लेते हैं और फिर ग्रंथकार। काव्य अलंकार सूत्र किसका है? काव्य अलंकार सूत्र किसका है? वामन का, और इसका समय है 800 ईस्वी पूर्व। वामन का, और ये समय है 800 ईस्वी पूर्व। इसके बाद आता है काव्य अलंकार, ये है रुद्रट का, और इनका समय है 800 से 850 ईस्वी, 850 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वन्यालोक किसका ग्रंथ है? ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का ग्रंथ है, और इसका आनंदवर्धन का समय रहा है 850 ईस्वी पूर्व, 850 ईस्वी पूर्व। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रस गंगाधर, इनका जो ग्रंथ है रस गंगाधर, इसके ग्रंथकार हैं या इसके रचयिता हैं पंडित जगन्नाथ, पंडित जगन्नाथ, और इनका समय है 17वीं सदी, यानी 17वीं सदी के अंदर आपके आलोचक रस गंगाधर जी हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलोचक और रचना का नाम, ग्रंथकार का नाम है जीवन काल। जीवन काल रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र जी शुक्ल ने क्या लिखा है कि अपना जो आर्टिकल है इस बुक के अंदर पब्लिश किया है। इनका समय है 1884 ईस्वी से 1941 ईस्वी, 1884 ईस्वी से 1941 ईस्वी। रामनिवास शर्मा, काव्यशास्त्री ग्रंथ का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और आपका समय है 1907 ईस्वी से 1979 ईस्वी, 1907 से 1979 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है काव्य शोभा करान धर्मालंकार प्रचक्षते। काव्य शोभा करांध अलंकारम अप्रचक्षते, यानी किसकी उक्ति है? उत्तर है दंडी। काव्य के शोभा बढ़ाने वाले वाद्य यंत्रों को या घोड़ी गाड़े को क्या कहते हैं? यानी इनकी बात जो है आपने बतानी है। काव्य शोभा करान धर्मालंकार अलंकारांच प्रक्षते, किसकी उक्ति है? दंडी की। यानी जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले हैं उन्हीं को दंडी ने अलंकारों के नाम से विभूषित किया है, अलंकारों की उपाधि दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुमितिवाद के प्रतिष्ठाता कौन है? अनुमितिवाद के प्रतिष्ठाता कौन है? उत्तर है शंकुक, उत्तर है शंकुक। प्रिय विद्यार्थियों, अनुमितिवाद के जो प्रतिष्ठाता हैं उनसे संबंधित प्रश्न कई बार जो है परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि शंकुक ने किस मत की प्रतिस्थापना की या कौन सा मत जो है प्रतिस्थापित किया? आपका उत्तर होगा अनुमितिवाद। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख काव्य शास्त्रियों का सही कर्म क्या है? भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख काव्य शास्त्रियों का सही कर्म क्या है? उत्तर है, आपका उत्तर है सबसे पहले भरत मुनि, उसके बाद आता है आनंदवर्धन, फिर आते हैं विश्वनाथ, और चौथे नंबर पर जगन्नाथ। सबसे पहले भरत मुनि, उनके बाद आनंदवर्धन, फिर उनके बाद विश्वनाथ, और अंत में आते हैं जगन्नाथ। अब क्या है कि बहुत सारे जो आपके पाश्चात्य समीक्षक हैं उनको
जन्म के आधार पर जो कई बार क्या है प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस समीक्षक का, किस पाश्चात्य समीक्षक का जन्म कब हुआ। अब उनको जन्म की दृष्टि से उनका जो कर्म है उसको हम याद रखने का प्रयास करेंगे। इसके लिए प्यारे विद्यार्थियों आपको एक सुझाव है, आप उसको 2 प्रकार से याद कर सकते हैं। जैसे एक तो जो समीक्षक हैं उनका जो सीरीज़ है, उनका जो क्रम है कि कौन से समीक्षक के बाद किसका नंबर आता है। तो यहाँ आप करोगे सबसे पहले प्लेटो, उसके बाद अरस्तु, लोंजाइनस, कॉलरिज। ये पाश्चात्य जो समीक्षक हैं उनका क्रम है। जैसे हमने भारतीय काव्य शास्त्र में क्या किया, सबसे पहले हमने रखा भरत मुनि को, फिर आनंदवर्धन को, उनके बाद विश्वनाथ को और उनके बाद जगन्नाथ को। इसी प्रकार से पाश्चात्य समीक्षकों में हम रखेंगे पाश्चात्य समीक्षक और उनका फिर जन्म। जैसे प्लेटो का जन्म है 427 ईस्वी पूर्व, यानी सबसे पहले आपके प्लेटो का जन्म हुआ। उसके बाद आते अरस्तु का जन्म जो है 384 ईस्वी पूर्व, यानी पहले अरस्तु फिर प्लेटो। उसके बाद है लोंजाइनस, 3री सदी यानी 300 ईस्वी के आसपास जो है लोंजाइनस का जन्म हुआ। और कॉलरिज का जो समय है 1772 ईस्वी, 1772 ईस्वी। अब प्रिय विद्यार्थियों, जो आपकी नेट या जेआरएफ की जो परीक्षा का स्तर है उसके अनुरूप जो प्रश्न भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित और पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित थे, चाहे वो रचनाओं से संबंधित हो, रचनाकारों से संबंधित हो, उन सभी प्रश्नों को मैंने इस प्रश्नमाला में जोड़ने का प्रयास किया है। और अब मैं आपको ये बात बताती हूँ कि आप भी इस प्रकार से जो आपके पास हिंदी साहित्य की या भारतीय काव्य शास्त्र की या पाश्चात्य काव्य शास्त्र की कोई पुस्तक है, जैसे प्रश्नों का निर्माण मैंने किया है, मैंने प्रश्नों का सृजन किया है, आप भी कर सकते हैं। और इस प्रकार से अगर आप अभ्यास करोगे तो मेरा मानना है कि भारतीय काव्य शास्त्र जो 10 नंबर का आता है या पाश्चात्य काव्य शास्त्र को मिलाकर 10 या 20 नंबर का आता है, किसी भी बच्चे का कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। और अब आपसे मैं एक आग्रह करती हूँ कि आप YouTube चैनल पर डॉक्टर सुशीला आर्या का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। वो चैनल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको उसके लिए एक पैसा भी देना नहीं पड़ता। और जो बच्चे नेट, जेआरएफ, एमए हिंदी CBLU यूनिवर्सिटी भिवानी हरियाणा का, मैंने टोटली सिलेबस जो है YouTube पर अपलोड कर दिया है। अब सिर्फ मेरा जो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के कुछ चैप्टर रहते हैं, अब इस सेशन के अंदर या इस सेमेस्टर में उनका भी जो थ्योरेटिकल है यानी विस्तार पूर्वक जो आपके बड़े प्रश्न आते हैं उनको भी मैं अब YouTube पर अपलोड करना शुरू करूँगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सब्जेक्टिव की बजाय ना ऑब्जेक्टिव की बजाय जब हम सब्जेक्टिव वाले प्रश्न करते हैं तो वह प्रश्नमाला हमारी बड़ी सरल और आसान हो जाती है। और आपसे मैं फिर आग्रह करती हूँ कि आप डॉक्टर सुशीला आर्या का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। और जो मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर मेरी मेहनत से आप में से किसी भी विद्यार्थी का नेट, जेआरएफ, SCS, IS या आपका कोई भी एग्ज़ाम क्लियर होता है तो मैं बड़ी प्रसन्न होंगी, क्योंकि मैंने ये सारी मेहनत आप लोगों के लिए ही की है। इसलिए अब जो आपका कोविड-19 का समय चल रहा है, पूरी हिदायत बरतें, क्योंकि अब यूनिवर्सिटीज़ ने परीक्षाएं लेनी प्रारंभ कर दी हैं। आप सावधानियों को
बरतते हुए अपनी परीक्षाओं को दें। और अभी सुनने में आ रहा है शायद सितंबर में अगर सभी यूनिवर्सिटीज़ की परीक्षाएं ख़त्म हो जाएंगी, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में या सितंबर के लास्ट में आपका नेट का एग्ज़ाम होने की भी संभावना पूरी है। आपने वक्तव्य को सुना, धन्यवाद।